ओके, लास्ट हमने इलेक्ट्रिकल कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं अगर एचवीएसी मॉडलिंग में। एचवीएसी मॉडलिंग में अगेन हम आते हैं, हमारे पास फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान बने हुए हैं। जो एचवीएसी में एयर का फ्लो सर्कुलेट होता है वो आता है रूम में विद एयर टर्मिनल्स, उनको हम बोलते हैं एयर टर्मिनल्स जो लगे होते हैं, या एयर डिफ्यूज़र्स आप बोल सकते हो। आप वापस आते हैं सीलिंग प्लान पर, क्योंकि मेजरली जो टाइलिंग वाली सीलिंग होती है उसमें हम सीलिंग माउंटेड ही एयर टर्मिनल्स प्लेस्ड करते हैं। टर्मिनल्स दोनों तरीके के हो सकते हैं, वॉल माउंटेड भी हो सकते हैं, सीलिंग माउंटेड भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो डक्ट पास हो रहती है, उस डक्ट में डायरेक्टली टर्मिनल लगा होता है, जैसे आपने मेट्रोज वगैरह में देखा होगा, डायरेक्ट डक्ट पे फिक्स्ड रहता है। ठीक, ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। हम लोग अभी सीलिंग प्लान में हैं। अब हमें एयर टर्मिनल प्लेस करना है, बट हमारी रिक्वायरमेंट अगेन ये पता होना चाहिए, जैसे लाइट प्लेस होने से पहले हमने ये चेक किया था कि कहाँ कितनी लाइट की ज़रूरत है। इसी तरह आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कहाँ कितना एयर का फ्लो आपको चाहिए। तो वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं एयर फ्लो? CFM में, क्यूबिक फीट पर मिनट या लीटर पर सेकेंड यूनिट्स होती हैं हमारे पास एयर फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट यूनिट में। अब अपना डिसिप्लिन चूज़ करते हैं, दैट इज़ आवर मैकेनिकल डिसिप्लिन। तो यहाँ पर होगा एचवीएसी में एयर फ्लो, अभी यूनिट है लीटर पर सेकंड। सपोज मुझे यूज़ करनी है क्यूबिक फीट पर मिनट, CFM, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मैंने ये वैल्यू को इनेबल करके ओके कर दिया, अपने पास यूनिट इनेबल हो गई कैलकुलेट करने के लिए। अब स्पेस ऑलरेडी डिफाइंड है, आपने पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं ऑलरेडी। तो अब आपको क्या करना है, सीधा नीचे की तरफ अपने ऊपर एनालाइज टैब पर जाएंगे। एनालाइज टैब में आपके पास रिपोर्ट्स एंड शेड्यूल में सबसे पहला आइकन होता है हीटिंग एंड कूलिंग लोड। कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप कैसे उसको इनेबल कर सकते हैं। ये 2022 या उसके बाद के वर्जन्स में डायरेक्टली इनेबल्ड नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। तो ये अगर इनेबल हो जाता है, आप डायरेक्टली हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास हाईलाइट होंगे जो स्पेसिस आपने डिफाइन किए हैं। आप देखो हमने लेवल 1 पर डिफाइन कर रखा है, और ये वाला पूरा टॉप हाइट तक पूरा डिफाइन किया था। तो वही अपने इनेबल हो गए ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं बिल्डिंग टाइप, यानी कि बिल्डिंग का टाइप कैसा है आप ये चूज़ कर सकते हैं, किस टाइप की ये बिल्डिंग है आप वो क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल है, क्या है, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर। उसके बाद बात आती है लोकेशन। लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो हर एक लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ का टेम्परेचर की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। बट ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे रेविट में आप स्टूडेंट वर्जन को यूज़ कर रहे हैं एंड ऑल, लेकिन कंपनीज़ के पास अपना लाइसेंस होता है तो वो वहाँ एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। हम हमारे केस में क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट सिटी लिस्ट को यूज़ करेंगे। एक डिफ़ॉल्ट सिटी लिस्ट इसके पास है, वहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट में एक ऑप्शन होता है न्यू दिल्ली का, तो लेट से हम लोग न्यू दिल्ली की लोकेशन के लिए ये डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं न्यू दिल्ली इंडिया। आ गया। जैसे आप उसको ओके करते हो, अच्छा इससे फ़ायदा क्या है लोकेशन को चूज़ करने से? देखो जब आप वेदर में आओ तो वहाँ से उसने क्लोजेस्ट वेदर स्टेशन की कंडीशन उठा ली। कौन सा? दिल्ली सफदरजंग में अपना वेदर स्टेशन है, उसने वहाँ से वैल्यूज़ उठा ली हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, पूरे साल का डाटा उठा लिया, क्योंकि ये डाटा ज़रूरी है हीट लोड कैलकुलेशन करने के लिए। क्लियर? आप साइट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आप साइट की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, हमारी साइट कौन सी है, प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रैक्टिकली रीनेम कर दो प्रोजेक्ट का नाम जो भी है। ओके, ये डिफाइन हो गया लोकेशन। उसके बाद ग्राउंड अपना लेवल 1 पर ही है। प्रोजेक्ट फेज कैसा है, नई कंस्ट्रक्शन है या एग्जिस्टिंग है कोई। सिल्वर स्पेस टॉलरेंस, सिल्वर स्पेस टॉलरेंस, अब ये इंपॉर्टेंट है। सिल्वर स्पेस टॉलरेंस होता क्या है आपको ये पता होना ज़रूरी होता है। जैसे हम बात करें आपसे सिल्वर स्पेस, और मैं आपको इमेजेस में दिखाता हूँ। हमारे पास जो बीच में शाफ्ट्स के एरियाज होते हैं, जो दो स्पेस के बीच का गैप, दैट इज़ कॉल्ड सिल्वर स्पेस। तो सिल्वर स्पेस का टॉलरेंस मतलब कितना फीट, जैसे शाफ्ट है फॉर एग्जांपल, शाफ्ट का साइज़ क्या है, आप उस चीज़ को सिल्वर स्पेस टॉलरेंस में ऐड कर सकते हैं।
जो ये आ गया सिल्वर स्पेस, ये शाफ्ट का एरिया है, ये देखो एरिया। तो ये क्या होता है, सिल्वर स्पेस टॉलरेंस होता है। हम हमारे केस में, इस केस में फ़िलहाल मैं सेटिंग्स को सेव कर देता हूँ। यहाँ आप देखो ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये सब शाफ्ट्स के एरियाज हैं। तो अगर हम DI प्रेस करके इस एरिया को वॉल फेस से वॉल फेस को मेज़र करें 460, तो हमने बोल लिया, मान लीजिए 460 का अपना क्या है, सिल्वर स्पेस टॉलरेंस है। बिल्डिंग एनवलप कैसा है, फंक्शन पैरामीटर या एक्सटीरियर एलिमेंट, हमने बोला नहीं, सारे फंक्शन पैरामीटर्स को जज करिए आप, इंटरनल एक्सटर्नल सारे मिलाकर। बिल्डिंग सर्विस, VAV सिंगल डक्ट, VAV डायट, आपका डुअल डक्ट। देखो एक मॉड्यूल होता है HVAC डिज़ाइन, जब HVAC डिज़ाइन किया जाता है तो वहाँ पर ये क्लियर किया जाता है कि किस टाइप का सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ सिंगल डक्ट से ही आप कंप्लीट सर्विस को, एयर फ्लो को कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई VAV डुअल डक्ट का सिस्टम है, फैन कॉइल सिस्टम है, क्या टाइप का सिस्टम है। लेट से हमने इन जनरल VAV सिंगल डक्ट को लिया। शिमेटिक टाइप्स को अगर हम ब्राउज़ करें, शिमेटिक टाइप्स में क्या होता है कि जितने भी बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे रूफ, फ्लोर, वॉल, एक्सटीरियर और इंटीरियर, सीलिंग है, स्काई लाइट्स हैं, यानी कि नेचुरल लाइट कितनी आ रही है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है। तो हर एक रूफ और बिल्डिंग के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के मटेरियल अलग अलग होते हैं। कोई ब्रिक का बन रहा है, कोई कंक्रीट का बन रहा है, कोई आपने बोर्ड यूज़ किया है, कहीं पर आपने ग्लेज यूज़ किया है, कहीं पर आपने वुड यूज़ किया है। तो हर एक मटेरियल की अपनी जो हीट एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है वो डिफ़र करता है। तो मटेरियल और उनकी थिकनेस के अकॉर्डिंग हर एक पार्ट का एक यू फैक्टर होता है। जो HVAC डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं वो लोग कंसिडर करते हैं ये यू फैक्टर्स को। तो कौन कौन से यू फैक्टर्स होते हैं वो सब सेलेक्ट करके यहाँ डिफ़ाइन किया जाता है। बिल्डिंग इन्फिल्ट्रेशन क्लास, कैसे बिल्डिंग का इन्फिल्ट्रेशन है। जैसे हमारे हाउस वगैरह होते हैं वो इन्फिल्ट्रेशन क्लास लूज़ में आते हैं। जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं वो आप मीडियम में कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जो आपकी लैब्स होती हैं, जैसे पैथोलॉजी लैब जहाँ पर टेस्ट्स होते हैं, तो वहाँ क्या है कि वहाँ मल्टीपल टाइप ऑफ टिश्यूज़ और जो भी चीज़ें हैं ऐसी हैं जिनका एयर में फ़्लो हो सकता है, तो कंटेमिनेट कर सकते हैं वो एयर को। तो कोई ऐसी लैब जैसे लेबोरेटरीज़ होती हैं टेस्टिंग्स के लिए, वहाँ क्या होता है, जो इन्फिल्ट्रेशन क्लास होता है वो टाइट होता है, सील्ड होती है वो चीज़। यहाँ आप देखो ऊपर भी गैपिंग दिख जाती हैं, डोर खुला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें लूज़ की कैटेगरी में आती हैं। तो हमने लूज़ कैटेगरी को यहाँ चूज़ किया। रिपोर्ट टाइप स्टैंडर्ड रखना है, हमने बोला। बाकी डिटेल्स में अगर आ जाएँ तो यहाँ सारे स्पेसेस नज़र आ रहे हैं। अब आपको यहाँ हर एक स्पेस को डिफाइन करना होगा, वो स्पेस कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल एलिवेटर सेलेक्ट किया आपने, तो उसका स्पेस टाइप कैसा है, स्टेयरवे मैंने ये सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ डिफाइन हो गई। कंस्ट्रक्शन टाइप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये आ गए यू फैक्टर्स जो मैं आपसे बोल रहा था। तो ये सारी हर एक स्पेस के लिए आप कैटेगरी को डिफाइन करेंगे, क्योंकि क्या होगा उससे उनकी इलेक्ट्रिकल और नंबर ऑफ़ पीपल्स पर एरिया ये वो डिफ़ाइन कर लेता है। क्योंकि अगर एक 10 बाई 10 का रूम है, उसमें 1 पर्सन बैठा है या उसमें 10 पर्सन बैठा है, तो रिक्वायरमेंट इंक्रीज डिक्रीज होगी ना, बढ़ जाएगी। भाई एक रूम में आपने 1.5 टन का AC लगाया, उसमें 2 बंदे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी रूम में आपने 20 बंदे बैठा दिए, तो वो 1.5 टन का AC कोई काम करेगा? उसी रूम में मैंने 2-4 सिस्टम्स लगा दिए, सिस्टम्स चल रहे हैं, ग्राफिक कार्ड रन हो रहा है, हीट निकल रही है, वो कहाँ जाएगी? वो भी तो रूम में है, और लोड बढ़ गया। तो इलेक्ट्रिकल लोड और नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन होता है, वो उसी हिसाब से करता है। जहाँ जैसा स्पेस होगा वो उसी स्पेस की कैटेगराइजेशन जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेगा। उसके बाद आप सीधा कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो वो उस कैलकुलेशन को प्रोसीड करेगा। नंबर ऑफ जितने भी स्पेसिस आपने डिफाइन किए थे 37 या जितने भी स्पेसिस थे, उन सब स्पेसिस की वो कैलकुलेशन करके एक लोड रिपोर्ट जनरेट कर देगा। इस लोड रिपोर्ट में आप नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ देखो आपके पास स्पेसिस आ गए और वहाँ का कूलिंग एयर फ्लो कितना CFM आपको कहाँ चाहिए, ये सारा उसने कैलकुलेट कर लिया। और फोयर एरिया सबसे बड़ा है, पूरी हाइट आपने वहाँ ली है, तो वहाँ का रिक्वायरमेंट देखो 5020 CFM आपको नज़र आ रहा है। क्लियर? ओके, नाउ हमें पता चल गया
कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब मैं अगर आकर के किसी स्पेस को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में दिखाता हूँ आपको मैकेनिकल फ्लो, तो जब आपने कैलकुलेशन कर लिया उस कैलकुलेशन की वैल्यूज़ आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे 145.5 CFM। कहाँ? इस स्पेस में। ये क्या है? 101 ऑफिस। 101 ऑफिस वाले स्पेस को अगर मैं आपको दिखाता हूँ, रिपोर्ट्स में चलो, लोड रिपोर्ट्स, इसे बंद करो। 101 ऑफिस ऊपर कहाँ है भाई? ये रहा 101 ऑफिस। देखो 145.5 CFM यही तो आ रहा है, और यही वैल्यू आपको यहाँ बता रहा है। समझ गए? ये कैलकुलेशन के बाद अपने आप आ जाएगा, कैलकुलेशन से पहले यहाँ जीरो होता है। और एक चीज़ है एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो, यहाँ जीरो आ रहा है। जब मैं एयर टर्मिनल प्लेस कर दूंगा और बता दूंगा वो कितनी एयर का फ्लो यहाँ दे रहा है, तो वो एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो में वैल्यू आ जाएगी। ना इसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, अब एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बनाने के लिए आपको पता है व्यू टैब पर जाएंगे, व्यू टैब में अपने पास शेड्यूल के अंदर शेड्यूल और क्वांटिटीज़ पर आ जाएंगे। किसके लिए शेड्यूल बना रहे हैं हम? स्पेसिस के लिए। मैंने बोला एयर फ्लो शेड्यूल, ओके। एयर फ्लो का शेड्यूल मैं बना रहा हूँ। मुझे यहाँ चाहिए वही अपना स्पेस का नंबर और स्पेस का नाम, स्पेस का लेवल, और मुझे चाहिए कैलकुलेटेड सप्लाई एयर फ्लो जो मैंने कैलकुलेट किया, एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो जो लगाने के बाद आएगा, और फिर इन दोनों में क्या चाहिए? डिफरेंस भी चाहिए आपको। तो वही एक फंक्शन पैरामीटर बनाते हैं, डिफरेंस। इस बार डिसिप्लिन है HVAC। एयर का फ्लो कैसे कैलकुलेट करना है? कैलकुलेटेड में से माइनस करना है किसको? एक्चुअल को। ओके, एक बन गया डिफरेंस। फिर इस डिफरेंस का फॉर्मेट भी एक ही बार कंडीशनल लगा दें कि भैया देखो, अगर मेरा डिफरेंस इक्वल ना हो, कितना मार्जिन हमें यहाँ चाहिए? मैंने बोला चलो -25 से 25 CFM, 25 CFM ऊपर 25 CFM नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे ज़्यादा है तो वो हाईलाइट हो जाए। किसी भी कलर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल में है। हमने एक शेड्यूल बना दिया, अभी सब ऑरेंज ही आएगा। ठीक ना? इसे बंद कर देते हैं, इसे बंद कर देते हैं। वहीं आ जाता है अपने सीलिंग प्लान पर। और क्या करें? व्यू में जाएं, टाइल व्यूज़, दोनों ओपन हो गए एक साथ। ये अपना 101 ऑफिस, यहाँ चाहिए 145 समथिंग। अब ये देखो, ये लगभग स्क्वायर है। तो अगर मैं सेंटर पे एक एयर टर्मिनल प्लेस कर दूं और वो सप्लाई दे दे 145 की, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 101 ऑफिस में 145.5 चाहिए, ये है अपने पास। वापस जाएंगे आप अपने सिस्टम स्लैब में। सिस्टम स्लैब में अपने पास होता है एयर टर्मिनल, AT इसका शॉर्टकट है। एयर टर्मिनल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप सप्लाई, रिटर्न और एग्जॉस्ट, 3 टाइप के होते हैं। अभी हम सप्लाई देने की बात कर रहे हैं, हमने ये सेलेक्ट किया। कहाँ है अपना सीलिंग? 2438 पर अपना सीलिंग है। वैल्यू बता दी लेवल 1 से। आप यहाँ आए कर्सर लेकर, तो देखो ये सप्लाई दे रहा है, बाहर निकल रहे हैं ना एरोज सप्लाई। अगर रिटर्न होता तो देखो रिटर्न दिख रहा है। अच्छा, एक बार प्लेस कर दो, देखो ये रिटर्न है, ये आपका सप्लाई है, और ये आपका एग्जॉस्ट है। एक सेकेंड, रिटर्न, सप्लाई, एग्जॉस्ट। अगर मैं इसको थोड़ा फाइन देखूं, यहाँ से थोड़ा ब्लरी देखूं, डिफरेंस देखो उसमें और इसमें। तो अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस की बात करें,
पूरा क्रॉस, ये होता है सप्लाई। एक ये होता है रिटर्न, और उसका अपोजिट डायगोनल हाफ, ये होता है एग्जॉस्ट। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। सप्लाई वाले का जो कलर कोड होता है वो होता है ब्लू, रिटर्न का जो कलर कोड होता है वो होता है, आप कह सकते हैं रेड या मैजेंटा। जो एग्जॉस्ट होता है इसका कलर होता है ग्रीन। ये इनके कलर कोड्स हैं। जब हम सिस्टम क्रिएट करेंगे तो उनमें कलर्स ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात। आगे नाउ, अभी तो हम सप्लाई की ही बात कर रहे हैं केवल। अब ये एक लगभग स्क्वायर है। मैंने बोला यार इसके सेंटर पे अगर मैं प्लेस कर दूँ तो अप्रॉक्स ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा सब जगह। चलो, अब रिक्वायरमेंट कितनी है इसे सेलेक्ट करो। ऊपर प्रॉपर्टीज़ आ गई। मेरी यहाँ रिक्वायरमेंट है 145 CFM की। आप डिफाइन कर दो कि ये यहाँ कितना दे रहा है, 145 CFM। ये अपने आप हटिया ऑरेंज से डिफाइन हो गया। ये वाला रूम इसे सेलेक्ट करें। अगर ये वाला रूम है 102 रिसेप्शन, 102 रिसेप्शन में आपकी रिक्वायरमेंट है 89 CFM की, तो ये भी एक से ही कवर अप हो जाएगा। सप्लाई यहाँ ये भी रूम छोटा ही है, यहाँ भी मैंने एक प्लेस कर दिया। ये रूम थोड़ा रेक्टेंगुलर है, एक से इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। मैंने बोला एक काम करते हैं, एक यहाँ प्लेस कर देते हैं और एक यहाँ प्लेस कर देते हैं। इस तरीके से प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद फिर वही आ जाए। ये कौन सा है जी, 102 रिसेप्शन। यहाँ है 89.9, तो यानी कि मैंने बोला चलो इससे मैं ले रहा हूँ 90 CFM। ये कितना है, 32 CFM केवल चाहिए, तो यहाँ मैंने दे दिया लेट से 35 CFM। इसमें चाहिए आपको 104, मैंने दे दिया लेट से 110 CFM। थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया। यहाँ कितना चाहिए, टोटल चाहिए 218, मान लो 220 चाहिए। 220 दो टर्मिनल लगे हुए हैं, तो 110 ये देगा, 110 ये देगा, टोटल हो जाएगा 220। तो दोनों को सेलेक्ट करके मैंने बोला 110 CFM दे रहा है, तो देखो होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। जी सर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एयर टर्मिनल को प्लेस कर सकते हैं। एयर टर्मिनल प्लेस हो गए। किसी भी एक एयर टर्मिनल को जा करके सेलेक्ट करो तो ऊपर ऑप्शन आता है क्रिएट सिस्टम का, आता है। अब मैं सिस्टम तो क्रिएट कर दूंगा, कौन सा सिस्टम, मैंने बोला मैकेनिकल सप्लाई एयर ग्राउंड फ्लोर क्वार्टर 1, यानी कि एक क्वार्टर मैंने मान लिया, मान लो इस स्पेस को। ओके, ये आ गया। मैंने बोला नहीं, इसी सिस्टम के अंदर मुझे और भी ऐड करना है सिस्टम में, ये और ये। इक्विपमेंट मेरे पास अभी है नहीं, मैंने इसी को ऐड कर दिया। सब कैसा कलर हो गया, ब्लू। मैंने अभी क्या बोला था, सप्लाई सिस्टम कैसे कलर का होता है, ब्लू। समझ आया, क्योंकि ये सप्लाई सिस्टम का एक पार्ट बन गया। नाउ इनको सप्लाई देने के लिए कहीं ना कहीं से एयर चाहिए, वो एयर डक्ट के थ्रू यहाँ तक जाएगी। अब इनको सप्लाई देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर VAV, क्योंकि हमने जो सिस्टम सेलेक्ट किया था, याद है, सिंगल डक्ट VAV सिस्टम सेलेक्ट किया था वहाँ। अब VAV कहाँ है, सिस्टम स्टेप में वापस जाओ, मैकेनिकल इक्विपमेंट का पार्ट होता है VAV, वेरिएबल एयर वॉल्यूम। मैंने बोला यहाँ से साइज़ 4 में यूज़ कर रहा हूँ। सीलिंग 2438 पर है, इसे थोड़ा और हाइट पर ले जाते हैं क्योंकि ये अंदर लगेगा। मैंने इसको लगाया मान लीजिए 2600 पर, लेकिन मुझे ओरिएंटेशन नहीं समझ आ रही, तो पहले तो आप रख दो, फिर आप देखो आउटलेट किधर है, इधर है। अब सोचो इससे आउटलेट ले जाकर मैं जो बाहर से अंदर लेना पड़ेगा, तो बेहतर है मैं इसको ओरिएंट कर दूँ। इधर आउटलेट है। अब स्पेस बार सेलेक्ट करो, बस स्पेस बार से रोटेट हो जाएगा ना। वो वापस आता हूँ कर्सर लेकर, यहाँ टैब की दबाता हूँ, पूरा सिस्टम सेलेक्ट हो गया। ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट इक्विपमेंट, मैंने बोला इक्विपमेंट कौन सा है, ये वाला है।
सेलेक्ट हो गया, अब वो भी ब्लो हो गया, तो यानी कि ये पूरा टैब दबाऊं तो एक सिस्टम बन गया। जब मैं पूरे सिस्टम को सेलेक्ट कर रहा हूं तो ऊपर मेरे पास एक और ऑप्शन आ रहा है, जनरेट लेआउट। अगर मैं जनरेट लेआउट पर क्लिक करूं तो ये कुछ लेआउट जनरेट करता हुआ दिख रहा होगा आपको। 1 of 5, यानी कि उसने 5 ऑप्शंस दिए हैं, आप चेक कर सकते हो। ऐसे भी कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसे भी कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसे भी कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसे भी कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, मैंने अभी कैंसिल कर दिया लेआउट को। मैंने बोला एक काम करते हैं, ये दोनों एक लाइन में आ गए और इसके साथ ये लाइन में आ गया, थोड़ा अलाइनमेंट मिला दिए जिनके मिल सकते हैं। अब दोबारा से यहाँ कर्सर लेकर गया, टैब की दबाया, सेलेक्ट किया, अब देखा जनरेट लेआउट, अब मेरे अलाइनमेंट्स तो काफ़ी हद तक मिल गए। हमने बोला यार ये वाला सिस्टम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ये सबसे बेटर नज़र आ रहा है। लेकिन सेटिंग्स में चलते हैं, मेन डक्ट कितनी हाइट पे चलेगी, ब्रांच कितनी हाइट पर चलेगी, वैल्यूज आ रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, आपने ये एलिमेंट कितने पे प्लेस किया था, 2600 पर। आप ज़रा एक बार इसका सेक्शन कट करो और इस सेक्शन पर जाओ, सेक्शन पर जाकर इसे सेलेक्ट करो, ये जो डक्ट बाहर निकल रही है इसका ऊपर से एलिवेशन देखो क्या है, 2600 आ रहा है ना। मैंने बोला यार ये तो बहुत कम है, नीचे देखो ये सीलिंग से ही टकरा रहा है, इसे और ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला इसे कर देते हैं हम लोग 2750, अभी भी सीलिंग है तो हमने कर दिया इसे 2900। अब सीलिंग से ऊपर निकल गया आराम से। तो अगर मैं यहाँ से कोई डक्ट बनाऊंगा, डक्ट की हाइट क्या चल रही है, 2900, समझ आ गई। चलो वापस आ गए आप सीलिंग प्लान पर, सेलेक्ट किया आपने पूरा सिस्टम, जनरेट लेआउट, मुझे जो पसंद आ रहा था वो ये वाला लेआउट समझ आया। सेटिंग्स पर मैं गया, अब आपकी डक्ट की हाइट कहाँ चलनी चाहिए, ब्रांच भी कहाँ चल रहा हूँ मैं, 2900 पर। फ्लैक्स डक्ट मुझे यूज़ करनी है, यानी कि डायरेक्ट रेक्टेंगुलर डक्ट कनेक्ट नहीं होती डेटा टर्मिनल से, फ्लैक्स डक्ट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। फ्लैक्स डक्ट यूज़ करनी है, कितना मैक्सिमम लेंथ, मैंने बोला मैक्सिमम 5 फीट की लेंथ हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी। आप जैसे ओके करेंगे, अब आप फिनिश लेआउट पर क्लिक करिए। उसने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया। अब आप इसी चीज़ को 3D में जा करके देखो, और मैकेनिकल का ही 3D देखो, यही है। कनेक्ट हो गया, ये फ्लैक्स डक्ट है, इसकी लेंथ मैंने सेलेक्ट की थी मैक्सिमम 1500। इसकी डाया 300 है, नहीं एग्जैक्टली 300 ही है। ये बाद में समझ में आएगी जब एयर फ्लो के अकॉर्डिंग हम लोग इनको रिसाइज करेंगे। अभी तो पूरा बना दिया, बाद में हम इसको रिसाइज करते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एयर डक्ट का साइज तो वेरी करेगा ना, कोई कहीं पर 89 CFM 90 CFM चाहिए, कहीं पर 110 चाहिए, कहीं पर 300 चाहिए, कहीं पर 450 चाहिए, तो सबकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डक्ट के साइज वेरी करता है हमेशा। तो सबसे पहले तो ये क्रिएट हो जाएगा सिस्टम को क्रिएट करने के बाद मैं कर्सर यहाँ ले जा रहा हूँ, टैब की दबा रहा हूँ, पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं सेलेक्ट करता हूँ पूरा तो ऊपर एक ऑप्शन आता है डक्ट और पाइप साइजिंग। अब मुझे चेंज करना है साइजिंग, किसके अकॉर्डिंग साइज चेंज होगी, जितनी वैल्यूज़ आपने टर्मिनल्स को दी थी, कितना कितना एयर फ्लो चाहिए। तो यहाँ साइजिंग करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, फ्रिक्शन मेथड, वेलोसिटी मेथड, इक्वल फ्रिक्शन या स्टैटिक रीगेन। अगेन ये काम है अब HVAC डिज़ाइनर का। जनरली क्या होगा, आपको जब उसका बिम मॉडल बनाना होगा आपको कैड फाइल्स मिलेंगी, कैड फाइल से आपको साइज़ मिल जाएगा, क्या साइज़ है हम उसी के अकॉर्डिंग डक्ट का साइज़ चूज़ कर लेंगे। या हमने मान लीजिए वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही करना है, मैंने बोला ठीक है यार आप रिसाइज कर दो इसको, तो ये उस साइजिंग के अकॉर्डिंग इनको रिसाइजिंग करेगा। देखो यहाँ ज़्यादा है, फिर रिड्यूस होता जा रहा है,
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और छोटा छोटा साइजेस हो रहे हैं, जितनी जितनी जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है उसने उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, उनको रिसाइज कर दिया कि इतनी डक्ट में अपना इस साइज में अपना काम हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कितना हमें साइज रखना है। क्लियर है? ओके, नाउ वापस उस सेक्शन पर लाता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ देखो आपके पास एक तो ये इनलेट है, यानी कि सप्लाई इसे भी तो मिलेगी कहीं ना कहीं से, वो आती है AHU से, एयर हैंडलिंग यूनिट। एक चीज़ होती है, कई बार हम रिटर्न एयर जो लेते हैं रूम से वो भी इसी में कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ एक ये भी चीज़ नज़र आ रही है आपको, इनलेट, ये दिख रहा है 2900 की हाइट पर ये इनलेट आ रहा है। चलो, यानी कि रिटर्न डक्ट पहले मुझे प्लेस लगना है। मैंने बोला एक काम करते हैं, पहले एयर टर्मिनल प्लेस तो कर दें। कौन सा? रिटर्न का। भाई एयर सर्कुलेट तो तभी होगी जब एयर वहाँ से आप रिटर्न भी लो। ऐसा थोड़ा ना खाली सप्लाई देते रहोगे, वहाँ से रिटर्न भी तो लेनी पड़ेगी सर्कुलेशन बनाने के लिए। हमने बोला कि सर देखो हम लोग रिटर्न ले रहे हैं, इसमें यहाँ से ले रहे हैं, इस रूम में भी हम यहाँ से ले लेते हैं, और इस रूम का रिटर्न हम इस कॉर्नर से ले लेते हैं, रूम का रिटर्न हम इस कॉर्नर से ले लेते हैं, और इस रूम का रिटर्न हम यहाँ से ले लेते हैं, इधर कॉर्नर से। अब दो रास्ते हैं यार सर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सप्लाई वालों को सेलेक्ट किया, मैंने बोला यार ये एरोज हटा दो, कलर कोडिंग बहुत है। अब रिटर्न वालों को सेलेक्ट करो और इनसे भी सबसे एरोज हटा लगे जी। रिटर्न वाले अलाइंड, वो तीनों अलाइंड है, ये दोनों अलाइंड है। ये एक डक्ट है, ये डक्ट 2900 पर चल रही है। अगर ये वाली डक्ट भी 2900 पे चलेगी तो ये दोनों आपस में क्लैश होंगी प्रैक्टिकली। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कैसे हम उस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या करेंगे, एक को सेलेक्ट करेंगे, सिस्टम रिटर्न एयर ऑप्शन आ गया। मैंने वही बोला ग्राउंड फ्लोर Q1, उसको एडिट किया। मैंने बोला इस सिस्टम का ही पार्ट है, हो गया सब। देखो मेजेंटा कलर आ गया, मैंने बोला था ना रेड या मेजेंटा कलर में से कोई एक कलर आपको आएगा। अब यहाँ जाएं, टैब की दबाएं, ये पूरा सिस्टम सेलेक्टेड है। इसका इक्विपमेंट, मैंने बोला इक्विपमेंट यही है, रिटर्न जिससे देना है, हो गया जी। अब वो ब्लैक हो गया, ना ब्लू ना मैजेंटा, क्योंकि वो दोनों सिस्टम से कनेक्टेड। तो वो कोई एक कलर तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि ब्लू दिखाएगा तो वो सप्लाई में गिना जाएगा, मैजेंटा दिखाएगा तो वो रिटर्न में गिना जाएगा, लेकिन वो तो दोनों काम कर रहा है इस वक्त, इसलिए उसका कलर ब्लैक आ गया। वापस जाइए, टैब की दबाइए, सेलेक्ट करिए क्या है, लेआउट, क्लिक करिए। अब चेक करिए लेआउट। मैंने बोला यार ये लेआउट तो नहीं चल सकता, ये लेआउट यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, बहुत अजीब है। हाँ ये लेआउट थोड़ा देखा जा सकता है, बट यहाँ एक जगह क्रॉस कर रहा है, और ये देखो कितना गंदा क्रॉसिंग है, यहाँ भी गलत, और यहाँ से और यहाँ से देखो परफेक्ट दे दिया उसने। नाउ सेटिंग्स में गए, 2750, हमें कहाँ ले जाना है, 2900। अगेन फ्लेक्स डक्ट, इस बार चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और मान लीजिए मैंने बोला 1200 बस। ओके, नाउ फिनिश लेआउट। ये यहाँ से ऐसे बैंड भी तो कर रहा है, बैंड कर रहा है, तो इसके लिए प्रॉब्लम है। ये वहाँ उसको कनेक्ट करने में भी प्रॉब्लम आई उसको। देखो अगर 3D में आप समझ पाओ, यहाँ तो कनेक्ट हो गया सही, ये प्रॉब्लम है, यहाँ रह गया, वहाँ रह गया।
इन दोनों जगह सही कनेक्शन नहीं हो पाया। तो हर बार ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ सही हो जाए, कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर कुछ ऐसा है तो हमने एक आइडिया माइंड में आया है कि एक काम करते हैं, इस वाले को फ़िल्टर एयर टर्मिनल हटाते हैं सिलेक्शन से, बाकी फिटिंग्स डिलीट कर देते हैं, यानी कि कोई कनेक्शन नहीं रहा अब इसका। इसको सेलेक्ट किया और मैंने एरो की से ऐसे शिफ्ट किया इधर, लेकिन यहाँ नीचे एयर टर्मिनल आ गया ना एयर टर्मिनल नीचे। लेकिन अगर आप इधर शिफ्ट करो, ध्यान से देखो, एयर टर्मिनल की लोकेशन नीचे है, देखो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये गैपिंग दिखाई दे रही है आपको, आप थोड़ा बहुत इधर कर सकते हो उसको, ठीक। वापस आप जाइए, मैंने बोला इनको वापस से कनेक्ट कर दिया जाए, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये फ्लैक्स डक्ट का यही फ़ायदा है, वो ले जाएगा एट द एंड, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, देखो ऐसे करके ले जाएगा। अब बात आ गई यहाँ की, अब इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट करके आपने यहाँ एक पॉइंट एडिशनल निकाला, या इधर मत निकालो, इधर निकालो, हल्का सा ऐसे गैपिंग मिल जाए। ये डक्ट और इधर तो हम नहीं ला सकते, हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसकी वजह से। फिर यहाँ 2900 पर ही आ जाएगी। नहीं हो सकता है, हमने इन सब को सेलेक्ट किया और इन्हें थोड़ा सा बोला लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा लेफ़्ट में शिफ्ट किया। अब एक काम किया कि रिटर्न, एक काम करो, रिटर्न यहीं से ले लो इस रूम का, ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए। इसे सेलेक्ट करो, वापस से माइनस ही कर दो, पैंट लेकर इधर जा रहा है। अब हमारे पास तरीका क्या बचता है, हमारे पास तरीका ये बचता है कि इस डक्ट को क्रिएट सिमिलर यहाँ से निकालें, देखो ऐसे, यहाँ से आप ऐसे निकालो और फिर इधर लेकर जाओ, लेकिन स्पेस यहाँ भी कम है। अच्छा यही लेंथ कम है आई थिंक, यहाँ कम रेडियस यूज़ करनी पड़ेगी मुझे, 1W फिटिंग का, ये एक रेडियस कम कर दी, ठीक है। अब इसको एरो की से आपने इधर कर दिया, आ गया मैनुअली। सेम इसी तरह एक डक्ट इसकी सेंटर लाइन से बनाया, इसकी रेडियस को किया, आ गया। आप ना ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपको मैनुअली फ्लेक्स डक्ट लगानी पड़ेगी। ध्यान रखना, सप्लाई की जगह रिटर्न वाली सेलेक्ट करना पड़ेगा सिस्टम। आपने बोला यहाँ से यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ इसका मतलब ये है कोई ना कोई फिटिंग है साथ में पहले से। हाँ हमें ये सब करना है डिलीट। नाउ आप गए वापस से फ्लेक्स डक्ट, रिटर्न एयर, यहाँ से यहाँ कनेक्ट, यहाँ से यहाँ कनेक्ट, सारे कनेक्शंस हो गए। अब आप एक बार 3D में आ गए, देख लो यहाँ से कैसे आ रहा है, बिल्कुल क्लोज होकर गया, पूरा बैंड लगा दिया उसने वहीं से। लेकिन यहाँ भी तो प्रॉब्लम आएगी, एक सप्लाई यहाँ भी तो देनी है हमें,
यहाँ भी हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि रिटर्न एयर के केस में हो सकता है हमें इनकी हाइट को ऊपर करना पड़े। मैंने बोला एक काम करो, इसे ले जाओ आप 3300 पर। पूरा सिस्टम 3300 पर शिफ्ट हो गया। उससे क्या हुआ, जो सप्लाई वाला है वो भी हो गया। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट तो यही था। मैंने अंडू कर दिया। फिलहाल मेरे पास ये केस आ गया। एक सिस्टम बना दिया मैंने। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ ना कुछ रह गया। वायर फ्रेम में आओ। मैंने टर्मिनल इधर मूव कर दिया था ना, उसमें कुछ ना कुछ वहाँ रह गया था। कुछ और ही है। ये अपना कनेक्शन हो गया। तो आपने रिटर्न का बना दिया, इसका बना दिया। अब हम एक बार कल को AHU सिस्टम करेंगे। एक फ्लोर का काम कर लेंगे, उसी को कॉपी पेस्ट मल्टी स्टोरी पे कैसे करते हैं, और फिर एक AHU से जो पूरी बिल्डिंग के AHUs VAVs को सप्लाई देगा वो हम कैसे कनेक्ट करते हैं। AHU सिस्टम ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, AHU सिस्टम।